अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री के लिए एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपकी जो किताबें हैं उसके बाहर भी अगर एग्जामिनर ने कसम खा ली कि मैं तुम्हें सॉल्व नहीं करने दूंगा प्रीलिम एमसीक्यू, तो फिर वो बना सकता है क्वेश्चन, उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। इसलिए इधर उधर हाथ पैर मारने की अपेक्षा जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उन्हीं के साथ में स्टिक करिए, स्टैंडर्ड सोर्सेज को बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, और साथ में आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। उससे फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का भी जो है समझ में आएगा, और हिस्ट्री के लिए इससे अच्छी प्रिपरेशन जो है हो नहीं पाएगी। तो इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री के लिए अपने को ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है आर.एस. शर्मा के द्वारा। अब कई लोग बोलेंगे साहब तमिलनाडु की जो किताब है वो ज़्यादा बेहतर है या वो ज़्यादा आसान है। तो मेरा पॉइंट यह है कि तमिलनाडु की किताब आसान ज़रूर है, बट उसमें कंटेंट भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। आर.एस. शर्मा की किताब हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे एक बार में पढ़ने में, 2 3 4 रीडिंग आपको करना पड़ेंगी इसके साथ में सहज होने के लिए। बट इस किताब की खासियत यह है कि इसमें कंटेंट अच्छा खासा और उसमें सवाल आते हैं। एग्जामिनर अगर बैठेगा क्वेश्चन बनाने के लिए तो जनरली होगा कोई वो बूढ़ा प्रोफेसर। उस भाई ने अपनी ज़माने में रामशरण शर्मा को पढ़ा था, तो रामशरण शर्मा अब ये किताब लिखकर चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, मगर उस प्रोफेसर के दिल में रामशरण शर्मा की इस ओल्ड एनसीईआरटी के लिए जो जज्बात हैं वो अभी भी जस के तस हैं। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू सेट करने जाता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आर.एस. शर्मा से ही जो है अपने क्वेश्चन वगैरह उठाएगा। तो एंशियंट के लिए सिर्फ एक ही किताब पढ़िए। तमिलनाडु अच्छी किताब है, आपको एक कंफर्टेबल कर देती है, आपको समझ में आ जाता है क्या नहीं है। कई लोग उसको रेफर भी करते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल सकता हूँ कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई वो ज़्यादा बेहतर है। अब कहाँ से मिलेगी? बड़ा सिंपल सा जवाब है, इंटरनेट। ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा डालिए, पीडीएफ के साथ में आ जाएगी, बढ़िया डाउनलोड करिए और उस किताब को जितनी बार हो सके पढ़िए, जितना हो सके। अलग से इसमें से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बातें मिले अंडरलाइन करते जाइए और पढ़िए। यही बात मिडीवल हिस्ट्री पे लागू होती है। मिडीवल हिस्ट्री के लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी जो कक्षा 11वीं की सतीश चंद्र साहब के द्वारा लिखी गई थी, इसको रिवाइज करना है। इसमें एक खास बात है कि इस किताब में से ना तो नोट्स लिखने की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा जो है आपको कंटेंट देखकर डरना है। थोड़ी सी मोटी किताब है, इसको किस्से की तरह पढ़िए, कहानी की तरह। जितना हो सके उतना पढ़ें, जितनी बार हो सके उतना रिवाइज करें। अलग से मगर रटने की कोशिश या याद करने की कोशिश मत करिएगा। सहजता के साथ में आप इसको पढ़ते चले जाइए। कुछ रीडिंग्स के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये याद हो रही है, और इसे किताब के तौर पे ना समझकर कहानियों के तौर पर, एक नॉवेल के तौर पर पढ़िए। इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है, मज़ा भी आएगा, और उस तरह से पढ़ेंगे तो लंबे वक्त तक आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, या फिर यूँ बोलूँ कि फ्रीडम स्ट्रगल पे। तो क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल को स्पेसिफिकली लिखा गया है, तो इस पर अपने को ज़्यादा जोर देना है। एंशिएंट और मिडीवल में अगर आप थोड़ा बहुत लेट से इसको, इस आर.एस. शर्मा की किताब को 7 बार 8 बार पढ़ लिया, सतीश चंद्र को 4-5 बार पढ़ लिया तो चल जाएगा। मगर मॉडर्न में या फिर फ्रीडम स्ट्रगल को अपने को एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके 2 सोर्सेज हैं, या तो आप पुरानी एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्र ने लिखी है उसको पढ़ें, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगी, या फिर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ें। दोनों किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम अल्टीमेटली जिस आदमी ने लिखी थी उसने जो है बिपिन चंद्र से नोट्स बनाए थे। बाद में वो किताब फेमस हो गई और वो अच्छी खासी बिकने लगी, तो उसमें फिर इधर उधर से और फैंसी चीज़ें जोड़ी गई 10 तरीके की, और उसको थोड़ा मोटा कर दिया गया है। बट बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है, जो फ्रीडम स्ट्रगल से शुरू होती है 1857 की रिवोल्ट से और पार्टीशन पे, या फिर आपकी 1947 पे ख़त्म हो जाती है, वो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है। बाकी सब इधर उधर से जो है वो उसमें अलग से एडिशन किए गए हैं बाद के जो भी राइटर्स या एडिटर्स थे उनके द्वारा। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली बिपिन चंद्र जो है उसकी आप एक तरीके से कह सकते हैं उससे बनाए गए नोट्स हैं। तो या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें या फिर आप बिपिन चंद्र पढ़ लें, मगर दोनों को पढ़ने की कोशिश ना करिएगा, ये टाइम की बर्बादी हो जाएगी और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएंगे। दोनों किताबें पढ़ने की जगह एक ही किताब को ज़्यादा बार पढ़ा जाए, मल्टीपल रिविजन्स किए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी अपनी एक पर्सनल सलाह है कि आप पुरानी जो एनसीईआरटी है बिपिन चंद्र की उसके साथ में जाइए, थोड़ा उसकी जो मल्टीपल रीडिंग्स करिए, और हो सके तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका 1905 से लेकर 1947 तक के जो चैप्टर्स हैं, 1-2 बार पढ़ के अगर हो सके तो उनसे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और उन नोट्स को फिर आप रिवाइज कर लीजिए। फिर वही बात, नथिंग लेस नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एंड एक चीज़ और है हिस्ट्री के लिए, 2 बातें, ये किताबें पढ़ चुकने के बाद में जितना हो सके इतिहास के पुराने सवाल सॉल्व करिए, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस लगाइए। एंड हिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों से इनफैक्ट बोलना चाहूँगा, वैसे तो आपकी मर्जी है आप लोग कब पढ़ते हैं, बट अगर हो सके तो हिस्ट्री को रात में पढ़िएगा। खाना आना खा के 2-3 घंटे का आपका एक स्लॉट बनाइए, सब कुछ एकदम जब शांत होता है बढ़िया। अब तो इनफैक्ट गर्मी भी पड़ने वाली है, तो अपना जो भी पंखा कूलर चालू करना है, ठंडे माहौल में हिस्ट्री को जो है कहानियों की तरह पढ़ते जाएँ एक बार में। और ये ना रखें कि आपको 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ना है, जितना हो सके। आधी किताब खत्म हो रही है, 1/4 किताब खत्म हो रही है, पूरी तो खैर पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है एक रीडिंग में। उसका आप 7 चैप्टर 8 चैप्टर आपने एक बार में पढ़ मारे, इस तरीके से पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, रात में पढ़िए और इसको मल्टीपल रिविजन्स के साथ ही साथ इसके MCQs लगाते चले जाइए। अलग से इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है।